अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? हमें उन पॉलिनोमियल्स के जो सवाल में दिए गए हैं उनके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम उसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उन चारों पार्ट्स में जो हमने पहले सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और इस पार्ट में जो हम अभी सॉल्व करेंगे इसमें फर्क क्या है। तो इसमें फर्क ये है कि जो पहले 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो उनमें जो पॉलिनोमियल्स थे वो 2 टर्म्स पर बेस्ड थे। यानी कि उन 4 पार्ट्स में जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए थे वो 2 टर्म पर मुश्तमिल थे। और किसी भी पॉलिनोमियल का जो 2 टर्म पर मुश्तमिल होता है उसका हम लीनियर फैक्टर्स आसानी से बना सकते हैं। प्रोसेस भी उसका शॉर्ट होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता और तरीका भी आसान होता है और आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो जो कि 4 टर्म पर बेस्ड हो तो उनके लीनियर फैक्टर्स बनाने का तरीका भी थोड़ा लेंथी होता है और थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है। तो इनकी जो लीनियर फैक्टर्स है वो थोड़े हम जो बनाएंगे वो उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होगा और थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो आज के लेक्चर में हम इस पार्ट 5 के जो 4 टर्म्स पर मुश्तमिल है इसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5। इस पार्ट 5 का सॉल्यूशन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले जो हमें सवाल में पॉलिनोमियल दिया गया है इनमें जो 4 टर्म्स है या इसमें हमारे पास वेरिएबल z भी गिवन है। तो हमें पहले स्टेप में ये करना है कि इस इक्वेशन में z की जगह हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके पुट करने से z की जगह एक ऐसा रियल नंबर पुट करना है जिसके पुट करने से हमारे पास इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है 0 आ जाती है। ऐसा नंबर हमें सोचकर लिखना पड़ता है। तो वो नंबर हमारे पास इस इक्वेशन के लिए है -1। और आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हो जिसमें सारे साइन पॉजिटिव हो और हमें बोला जाए कि ऐसा नंबर z की जगह लिखिए कि सॉल्व करने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर हमारे पास इक्वेशन में तमाम साइंस पॉजिटिव के लगे हो तो वो नंबर हमारे पास माइनस में होगा वो नंबर जिसके पुट करने से हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। अब माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो z की जगह वो कौन सा नंबर है जिसके पुट करने से आंसर -1 आता है, सॉरी आंसर 0 आता है, वो -1 है। तो -1 इसलिए है क्योंकि ये सवाल तो मैंने पहले सॉल्व किए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। लेकिन जब आपको इस तरह सवाल के सामना करना पड़ेगा तो आपको फिर सोचकर लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम पहले लिख देते हैं कि वी नोट दैट z इज इक्वल टू -1। हमने लिख दिया कि z की जगह वो रियल नंबर -1 है जिसके वो रियल नंबर -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम -1 को पुट करेंगे। तो z क्यूब प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन बराबर है, हम क्या करेंगे z की जगह हम -1 लगा देंगे इज इक्वल टू z की जगह -1 लिख देंगे, -1 की पावर 3 प्लस 3 z की जगह -1
की पावर स्क्वायर प्लस 4 के साथ z है तो z की जगह -1 प्लस 2 को उसी तरह लिख देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे मजीद। इज इक्वल टू -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉरी, अब z3 प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू -1 की पावर हमारे पास क्या है, -1 की पावर 3 है। तो जब हम -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वापस -1 आ जाएगा। प्लस 3 -1 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि -1 की पावर स्क्वायर है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम इसी तरह वापस 1 लिख देंगे। अब ये हमारे पास प्लस 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हमारे पास आता है। तो हम पहले इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे और 2 को उसी तरह लिख देंगे। अब z3 इज इक्वल z3 प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास वापस 3 आता है। प्लस जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव साइन आएगा और 4 को हम उसी तरह लिख देंगे, प्लस 2 हम उसी तरह लिख देंगे। अब इज इक्वल टू -1 को हम क्या करेंगे, -1, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से और प्लस वाले को अलग से सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो -1 -4 के साथ -1 और 4 के साथ भी माइनस का सिंबल है और -1 के साथ भी माइनस का सिंबल है। तो माइनस माइनस जो क्या होते हैं यानी कि माइनस माइनस ऐड होते हैं। तो 1 और 4 जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 5 बना देंगे। 5 के साथ सिंबल कौन सा लगेगा, 5 के साथ सिंबल नेगेटिव का लगेगा। वो इसलिए क्योंकि 4 के साथ 4 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का सिंबल है। और इधर हमारे पास 3 और 2 दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो 3 + 2 हमारे पास +5 आता है। अब हमारे पास एक -5 है और एक +5 है। तो दोनों प्लस माइनस यानी कि दोनों कैंसिल होंगे। तो 5 में से जब 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इस पूरी इक्वेशन का हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास पूरी इक्वेशन का आंसर 0 आया है जब हमने इस इक्वेशन में वेरिएबल z की जगह -1 पुट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास z = -1, जब -1 हमने पुट किया तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर हमारे पास 0 आया है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो z = -1 है, ये -1 राइट हैंड साइड पर है इक्वल के, ये जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा और z+1 हमारे पास आ जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे कि z+1, पहले हमारे पास -1 था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा z+1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास z+1 हम लिख देंगे कि z+1 is the factor, z+1 is the factor of, इस इक्वेशन को हम लिख देंगे इज द फैक्टर ऑफ z3 + 3z² + 4z + 2। तो -1 इस वैल्यू की जगह, इस इक्वेशन में वेरिएबल z की जगह हम ये वैल्यू इसलिए पुट करते हैं जिसके पुट करने से हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए ताकि हमें फैक्टर का मालूम हो सके। तो ये हमारे पास z+1 इज द फैक्टर ऑफ z3 + 3z² + 4z + 2। तो हमें पहला लीनियर फैक्टर इस इक्वेशन का मिल गया इस प्रोसेस के जरिए, इस स्टेप के जरिए। तो इस इक्वेशन का जो पहला लीनियर फैक्टर है वो क्या है, वो z+1 है। और अब हम क्या करेंगे, इसके मजीद फैक्टर्स मालूम करेंगे। और अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो जिसके 4 टर्म्स हो, जो 4 टर्म्स पर मुश्तमिल होता है, उसके हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं। कितने? 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं।
तो ये हमारे पास पहला लीनियर फैक्टर मालूम हो गया। अब हम बाकी दो लीनियर फैक्टर भी हम मालूम करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, बाकी लीनियर फैक्टर्स मालूम करने के लिए जो हमारे पास दूसरा स्टेप है वो कौन सा है वो हम मालूम करेंगे बाकी लीनियर फैक्टर्स को सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। किस प्रोसेस के जरिए? सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। ये हमने 9th और 10th में पढ़ा है कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हम लिख देंगे कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ये हमने लिख दिया कि हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो अब सिंथेटिक डिवीजन लिख देंगे। सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास कुछ यूं होता है। हम सिंथेटिक डिवीजन में तो हम पहले इस तरह दो लकीरें इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। अब इस साइड पर हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इधर हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? इधर हम ये जो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है उसमें जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट्स है हम इधर इस राइट हैंड साइड पर वो वैल्यूज लिखते हैं। तो पहले हमारे पास Z3 आता है। Z3 इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि Z3 का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इधर 1 लिख देते हैं। फिर Z2 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? +3, तो +3 हम लिख देते हैं। फिर हमारे पास Z का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? +4, तो +4 लिख देंगे। और फिर हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास, तो फिर हम +2 है, तो फिर हम +2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस लकीर के हम इस लाइन के जो हमारे पास इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिख देंगे? हम इस लेफ्ट हैंड साइड पर इस लाइन के वो वैल्यू लिखेंगे जिसके पुट करने से इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आई थी। वो हमारे पास वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम इधर -1 लिख देंगे। अब पहले तो हम इस 1 को सॉल्व करने का ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप इसको सॉल्व करने का ये है कि ये जो 1 है पहले हम इससे नीचे एज इट इज लिख देंगे। मैं एक बार ये लाइन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। इस तरह पहले हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज लिखने के बाद जो हमारे पास पहली वैल्यू राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू आती है तो हमारे पास 1 है, उसे हम एज इट इज इस लाइन के नीचे लिख देते हैं। फिर ये जो -1 है, इस -1 को उस वैल्यू जो इधर हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई करेंगे। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -1 आएगा। फिर -1 आने के बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व होंगे। अभी हमारे पास +3 है और नीचे -1 है, तो प्लस माइनस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 और 1 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 आ जाता है। 2 के साथ सिंबल पॉजिटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 3 पॉजिटिव बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। अब यही -1 जो है दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बना देगा। अब 4 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 2 के साथ नेगेटिव का, तो प्लस माइनस यानी कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 आ जाता है। 2 के साथ सिंबल पॉजिटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू 4 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। फिर ये -1 अब क्या होगा, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस इस तरह होता है। अब ये जो -1 है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर -2 आ जाता है। अब हमारे पास ऊपर +2 है और नीचे -2 है। प्लस माइनस से एक दूसरे इन दोनों के साथ यानी कि कैंसिल होंगे, तो 2 जब कैंसिल होंगे एक दूसरे से तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। और सिंथेटिक, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया सिंथेटिक डिवीजन। अब हम -1 को मजीद किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज खत्म हो गई है। तो ये हमारे पास ये जो नीचे वैल्यूज आई है ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन में जो वैल्यूज आती है उनमें जो आखिरी वैल्यू होती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब इधर हमारे पास आखिरी वैल्यू इधर क्या है, 0 है। 0 की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आखिरी वैल्यू जो है 0 आ गई है। तो ये 0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर, ये 0 हमारे पास रिमाइंडर है। और ये जो 3 वैल्यूज है ये इस सिंथेटिक डिवीजन का
को जब हमने अप्लाई किया ये इन वैल्यूज पर, तो ये हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज है ये हमारे पास आंसर है। ये 3 वैल्यूज, ये जीरो इनके साथ काउंट नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हम आगे क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास 1 है 2 है और फिर दूसरा ये जो हमारे पास 1 2 2 आंसर आया है, हमारे पास 3 वैल्यूज का आंसर आया है। अब हम इन 3 वैल्यूज के साथ वेरिएबल्स को लगा देंगे। अब वेरिएबल्स हम किस तरह लगाएंगे, वेरिएबल तो हमारे पास वही z होगा लेकिन उसकी पावर हम क्या लगाएंगे। सवाल में जो हमारे पास वेरिएबल था z है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, लेकिन इधर जो हम वेरिएबल लगाएंगे इन वैल्यूज के साथ z, उस z की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी। ये सिंथेटिक डिवीजन का तरीका है कि जो पावर z की होगी वो 2 होगी। उस सवाल के जो सवाल में जो पावर मैक्सिमम पावर हो हमें दी गई है उससे हम एक पावर कम लगाएंगे। ये सिंथेटिक डिवीजन में ये तरीका है, सिंथेटिक डिवीजन का ये प्रोसेस है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 1 के साथ वेरिएबल हम z लगा देंगे क्योंकि सवाल में वेरिएबल z था, और इसकी पावर हम क्या लगाएंगे 3 नहीं लगाएंगे बल्कि 3 से एक कम लगाएंगे। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है कि जो पावर सवाल में दी गई है उससे हम एक पावर कम लगाएंगे। प्लस फिर हमारे पास पॉजिटिव 2 है तो 2 z स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आता है z1 आता है। तो हम z1 पावर को हम शो नहीं करते हैं 1 को, तो फिर हम 2z लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है +2 जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसके वेरिएबल को हम शो नहीं करते। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है अब हमारे पास जो आ गई है, अब ये बराबर किसके हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर हमें मैथ में कोई इक्वेशन दी गई है अगर उसको किसी चीज की इक्वल नहीं रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन 0 की इक्वल है। अब ये इक्वेशन किसी चीज के भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन इक्वल है 0 के। हम इस इक्वेशन को 0 की इक्वल रख देंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है z की 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मौजूद है। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हम लिख देंगे कि कंपेयरिंग अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी क्वाड्रेटिक, हमारे पास थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल x² है इसके साथ हमारे पास क्या कौन सा कोएफिशिएंट है a है, और जो सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो z² है जो सवाल में दी गई है वो z² के साथ क्या है 1 है, तो इसका मतलब a की जगह 1 आया हुआ है। तो हमारे पास ये बराबर है 1 के, a इज इक्वल टू 1। फिर इधर हमारे पास x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है b, और सवाल में और इधर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इधर वेरिएबल z के साथ क्या आया हुआ है 2, तो इसका मतलब कि b की जगह 2 आया हुआ है। तो b बराबर है 2 के, और फिर c की जगह इधर कौन सी वैल्यू है हमारे पास 2, तो c जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद c बराबर है, c की जगह 2 आया हुआ है तो c बराबर है 2 के। ये हमें a b c की वैल्यूज मालूम हो गई, और a b c की वैल्यूज मालूम होने के बाद हम अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हम पहले लिख देंगे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएबल इधर हमारे पास कौन सा है z है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को z से ही डिनोट करेंगे। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके हम फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स पॉलिनोमियल के हम बना देंगे।
तो पहले मैं इस बोर्ड को मिटा देता हूँ ताकि हम इस सवाल को मज़ीद सॉल्व कर सके। तो मैं इसको मिटा दूंगा इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी और सी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास z इज इक्वल टू हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, b की जगह हमारे पास 2 है तो 2 लगा देंगे, प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास 2 है और फॉर्मूले का स्क्वायर लगा देंगे, -4 फॉर्मूले का आ जाएगा, a की जगह हम 1 लगा देंगे और c की जगह हमारे पास 2 मौजूद है, अपॉन डिवाइडेड बाय 2a, 2 फॉर्मूले का आ जाएगा और a की जगह हमारे पास 1 मौजूद है तो 1 लगा देंगे। अब z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेडिकल 2 का स्क्वायर 4 आता है, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 आता है, अपॉन डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल 4 और 8 माइनस हो रहे हैं तो माइनस होने के बाद हमारे पास -4 आ जाएगा। 4 उसी तरह लिखा, 4 के साथ माइनस लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 है और 8 के साथ माइनस का सिंबल है तो इसीलिए 4 के साथ माइनस का सिंबल लगा दिया, अपॉन 2। अब z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह लिख देंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके मजीद। अब हम इसको इधर सिंप्लीफाई करूंगा। अब z इज इक्वल टू हमारे पास z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल -1 की जगह हम आयोटा लगा देंगे और 2 का स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद और 4 का स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। z इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 है, ये जो दोनों 2 है इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या रह गया, -1 रह जाता है, प्लस माइनस 2 आयोट, प्लस माइनस 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर -1 रह गया, प्लस माइनस आयोटा रह जाता है, अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो गया, दोनों टेबल से कट गए, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो गए और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इस पोर्शन को भी ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सके। मैं इसको इस तरह मिटा देता हूँ। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, z की वैल्यू हमारे पास आई है z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। ये जो आयोटा के साथ प्लस का सिंबल भी है और माइनस का सिंबल भी है, तो इसका मतलब आयोटा पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो हम क्या करेंगे, एक दफा z को लिखेंगे, z इज इक्वल टू -1 आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे और एक मरतबा z को क्या करेंगे, z को इक्वल करेंगे, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, एक दफा z के साथ माइनस आयोटा लगा देंगे। तो ये हमारे पास z की दोनों वैल्यूज आ गई जब हमने आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल भी लगाया और नेगेटिव का भी। अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, ये जो -1 है इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो +1 बन जाएगा, आयोटा को भी शिफ्ट कर देंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा, इज इक्वल के राइट हैंड साइड पर 0 बच जाएगा। अब z इज इक्वल टू -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास +1 बन जाएगा और आयोटा को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास पॉजिटिव आयोटा बन जाएगा और इक्वल के राइट हैंड साइड पर 0 रह जाएगा। अब हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर्स मालूम हो गए। ये हमारे पास ये जो हमने पहले मालूम किया था z+1 इज इक्वल टू 0, z+1 ये हमारे पास पहला लीनियर फैक्टर, ये हमारे पास दूसरा लीनियर फैक्टर और ये हमारे पास तीसरा लीनियर फैक्टर। तो ये हमने इस सवाल के लीनियर फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि z+1
z plus 1 minus iota, z plus 1 plus iota are the लिख देंगे are the linear factors of the given equation। हमने आखिर में बता दिया कि हमारे पास ये जो 3 फैक्टर्स हमने लिख दिए, उनके साथ हमने लिख दिया कि ये 3 फैक्टर्स हमारे पास इस इक्वेशन के जो हमें सवाल में दी गई थी, इनके लीनियर फैक्टर्स है, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपस में हमारे पास वो पुरानी हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, यानी कि वो पुराना पोलिनोमियल बन जाता है जो हमें सवाल में दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अब आप किसी भी पोलिनोमियल का जो 4 टर्म्स पर मुश्तमिल होता है उसके लीनियर फैक्टर्स बना पाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।